अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये आइडियल फ्लूइड के लिए है और लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा था कि वो फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, इरोटेशनल हो, इनकम्प्रेसिबल हो और स्टीडी फ्लो हो, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। आज का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो भी आइडियल फ्लूइड के लिए है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मुराद क्या है कि मास जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जब मास कांस्टेंट हो तो हम इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लीड्स अस टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो बेस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि सपोज ये हमारे पास एक पाइप है और इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है। सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम है। तो ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 5 kg ऑफ मास एंटर हो रहा है, तो 1 सेकंड में 5 kg ऑफ मास लीव भी करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जितना मास ऑफ फ्लूइड एक पाइप में एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड उस पाइप से लीव भी करेगा, लेकिन सेम टाइम में। अगर 1 सेकंड में 1 kg मास एंटर हुआ है तो 1 सेकंड में 1 kg मास जो है वो भी लीव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये है द नेट मास ऑफ आइडियल फ्लूइड एंटरिंग अ पाइप इज इक्वल टू the net mass of ideal fluid leaving the pipe at the same time। सपोज 1 सेकंड में 1 kg मास एंटर हुआ है तो 1 सेकंड में 1 kg मास बाहर भी निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक पाइप लिया हुआ है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। इसी तरह यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 जो है इस पे फ्लूइड का स्पीड है v1, जबकि यहाँ पे जो फ्लूइड का स्पीड है वो है v2। इसी तरह सपोज 5 kg मास हुआ है या 1 kg मास एंटर हुआ है, तो यहाँ पे चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो ये 1 kg मास जो है डिस्टेंस कम कवर करेगा, यहाँ तक 1 kg मास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो 1 kg मास जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तकरीबन यहाँ तक 1 kg मास होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टोटल मास निकालेंगे कि कितना मास निकला हुआ है और इस पॉइंट पे मास निकालेंगे कि कितना मास जो है वो एंटर हुआ है और दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों सेम होंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पॉइंट को हम देखें A1, यहाँ पे ये A1 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, तो हमारे पास मास इक्वल होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी हमारे पास इक्वल है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे चेंज इन मास, चेंज इन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वॉल्यूम को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे ही लिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा M1 कहेंगे, डेल्टा V1 कहेंगे, जबकि रो को हम 1 नहीं कहेंगे क्योंकि हमने कहा है कि ये आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी के लिए हम 1 2 नहीं लिखते क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास डेल्टा M1 आ जाएगा रो, डेल्टा M1 आ जाएगा रो डेल्टा V1 इस इक्वेशन के जरिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मालूम है डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो इनटू डेल्टा V1 आ गया। तो डेल्टा V1 जो है ये वॉल्यूम है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है, सपोज ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास पोर्शन यही है इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट
इट इज नॉट हाइट बट इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डेल्टा V1 वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई इसका जो हाइट है, इसका हाइट हमारे पास डेल्टा x1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x1। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा V1 की जगह लिख के A1 इनटू डेल्टा x1 ये हमारे पास आ गया रो अपनी जगह, और इसकी जगह A1 डेल्टा x1 ये हमारे पास आ गया मास इंटरिंग द पाइप या मास एट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिस्टेंस है डेल्टा x1 जो है ये डिस्टेंस है, लेकिन हमें मालूम है कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको कहा है V1 और डिस्टेंस को कहा है x1, लेकिन t को हम t1 नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है हमने लिखा है द नेट मास ऑफ आइडियल फ्लूइड एंटरिंग अ पाइप इज इक्वल टू द नेट मास ऑफ आइडियल फ्लूइड लिविंग द पाइप एट द सेम टाइम। टाइम हमारे पास सेम रहेगा, तो यहाँ पे जो टाइम हम लेंगे वो टाइम यहाँ पर b लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम डेल्टा t1 नहीं लिखते बल्कि डेल्टा t यहाँ पर b लेंगे और यहाँ पर b लेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा x1 से आ जाएगा डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा t को इस साइड पे शिफ्ट करें v1 डेल्टा t आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा x1 की जगह v1 डेल्टा t पुट करें, रो अपनी जगह A1 अपनी जगह और इसी तरह डेल्टा x1 की जगह v1 डेल्टा t। इस डेल्टा x1 की जगह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है v1 डेल्टा t। तो ये हमारे पास आ गया द नेट मास एंटरिंग द पाइप एट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम ये प्रोसेस A2 के लिए भी करेंगे। तो A2 के लिए हमारे पास आ जाएगा डेल्टा M2, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा M2 इज इक्वल टू रो A2 V2 और डेल्टा T आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स डेल्टा M1 इक्वल होगा डेल्टा M2 की अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है कि नेट मास एंटरिंग द पाइप विल बी इक्वल टू नेट मास लिविंग द पाइप एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा M1 आ जाएगा डेल्टा M2 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा M1 की वैल्यू पुट करें, वो क्या है ये है रो A1 V1 डेल्टा T। तो यहाँ पे रो A1 V1 डेल्टा T आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा M2 की वैल्यू लिख के रो A2 V2 डेल्टा T आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रो और रो जो है ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये A1 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और यहाँ पे स्पीड V1 जो है वो ये है। इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और स्पीड V1 है, तो ये A1 V1 और उस साइड पे जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है वहाँ पे स्पीड V2 है, ये है A2 V2। तो डियर स्टूडेंट्स इससे हम क्या खस करते हैं कि इस पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी is equal to the product of area and velocity at this point। so हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, इस पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, इस पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट थ्रू द पाइप। जब एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप जिस पॉइंट पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ले ले, दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास AV मैंने ले लिया कांस्टेंट, तो यहाँ पे इस A को उस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाई A, कांस्टेंट डिवाइड बाई A। अब स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट और इक्वल को हटाए, जब कांस्टेंट और इक्वल को हम हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देते हैं, तो इसलिए इक्वल और कांस्टेंट को हटाते हैं और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं, हमारे पास आ जाएगा V
इज डायरेक्टली टू 1/a, या हम कह सकते हैं कि v इज इनवर्सली टू a। तो हमारे पास ये तीसरा स्टेटमेंट आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा एक पाइप का तो वहां पे स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो वहां पे स्पीड जो है ज्यादा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा कि जब हम पाइप को स्क्वीज करते हैं, इसी तरह पाइप को प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाए तो वहां पे स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है, और पानी जो है या फ्लूइड जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। पहला स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये है कि नेट मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग अ पाइप इज इक्वल टू द नेट मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द पाइप। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये AV जो है यहाँ पे, ये AV हमारे पास है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? द फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। यहाँ पे आप A और V को उठाए, AV यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये V जो है ये V हमारे पास स्पीड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि A इज इक्वल टू स्पीड किस चीज की इक्वल है? स्पीड इक्वल होता है डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t के। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका जो हाइट है या डिस्टेंस है वो जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देता है वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं A इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा V विच इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इस AV को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। द फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो आइडियल फ्लूइड का एक पाइप में कांस्टेंट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।